हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से। करंट अफेयर्स का नया सेशन है ये, मई 2021 का करंट अफेयर्स है ये। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सेशन आप देख पा रहे हो हिंदी मीडियम में है। अगर आप सेशन इंग्लिश में देखना चाहते हो देन स्विच टू द कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन, दैट इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट. That complete English medium session is short primarily for our students from South India, is short primarily for our students from Northeast India, those who are unable to understand Hindi well. ये हिंदी का सेशन है, पूरा देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि आप मेरे साथ कुछ समय बिताओगे तो इससे आप नए 50 से 60 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर पाओगे. इतनी सारी चीजें आप पढ़ोगे जिसमें आप ढेर सारे अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ोगे. उन सारी चीजों को पढ़ करके उनमें से सेलेक्ट किए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में जरूर दिखेंगे. वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक का बटन आपको जरूर दबाना है, प्लीज दबाइएगा. फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा. बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, तभी तो नोटिफिकेशंस आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो विद्या गुरु अपलोड करता है. पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब जल्दी से, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं. मिस यूनिवर्स का कंपटीशन हुआ, तो मिस यूनिवर्स पैजेंट की बात हम करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेन्यू की. एक्चुअल में हॉलीवुड में हुआ. अब आप कहोगे हॉलीवुड का मतलब यहाँ पे क्या है? जगह का नाम है हॉलीवुड. हॉलीवुड फ्लोरिडा में है. फ्लोरिडा मतलब यूएसए की बात हो रही है, तो वेन्यू भी जानना इंपॉर्टेंट होता है. सिवाय विनर के इंडिया में जो इंडिया के कंटेस्टेंट मतलब इंडिया का जो भी पर्सन लड़ रहा था उसका भी नंबर जान लेंगे, क्योंकि बहुत पास वाला है, वो भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए. तो हम स्टार्ट करते हैं विनर से. मिस यूनिवर्स 2020 69 नंबर का था, ये याद रखिए. अगर हम बात करें विनर की तो एंड्रिया मीजा मेक्सिको की. कंट्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कई बार विनर का नाम दे दिया जाता है और उसकी कंट्री पूछ ली जाती है, तो आप याद रखिए मेक्सिको की एंड्रिया मीजा. अगर इंडिया की जो कंटेस्टेंट थी उनका बात करें तो उनका नाम एडलाइन कैस्टेलिनो है. एडलाइन कैस्टेलिनो नाम मुश्किल है, आपको थोड़ा याद करने में टाइम लगेगा. तो एडलाइन कैस्टेलिनो जो है ये थर्ड रनर अप रही. अच्छा, जब मैं थर्ड रनर अप बोल रही हूं तो थर्ड रनर अप का मतलब ये फोर्थ नंबर की रही, क्योंकि आप ये समझिए ना, फर्स्ट वाली तो वो तो मिस यूनिवर्स बन गई, तो थर्ड रनर अप दैट मीन्स उनका नंबर फोर्थ. कौन? एडलाइन कैस्टेलिनो. इनका नाम एंड्रिया मीजा से ज्यादा मुश्किल है, इसलिए 3-4 बार बोल रही हूं. अगला क्वेश्चन सुनिए. साइक्लोन तोक्ते आया. अब किसी ने तोक्ते बोला, किसी ने तोते बोल दिया, तो वो प्रोनाउंसिएशन डज नॉट मैटर. आप याद करिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है. आपने सुना जब कि तोक्ते आया तो आपने ये याद कर लिया कि हाँ महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में, मुंबई में कुछ प्रॉब्लम होगा. आपने ध्यान से सुना नहीं. पहले मेरी बात सुनिए. साइक्लोन तोक्ते के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं वो आपको 2-4 लाइंस में सारा बता दूंगी. पहले आप ये सुनिए कि तोक्ते फ्रॉम अरेबियन सी. यहां पर आपका बताने का मतलब मेरा ये है, 2 साइड्स हैं. एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ अरेबियन सी है. ये आप जानते हो शायद. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अरेबियन सी वाले साइड में और बे ऑफ बंगाल वाले साइड में कंफ्यूजन में रहते हैं. गोवा ज्यादातर स्टूडेंट्स गए होते हैं ना, तो गोवा में जब आप जाते हो तो वहां पर अरेबियन सी आपको बहुत सुनने में मिल जाता है. इससे आप गोवा का अरेबियन सी वाला पार्ट याद कर लेते हो. तो गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात ये सेम बेल्ट है ना, इसका मतलब वो वाला साइड अरेबियन सी वाला है. तो ये तोक्ते जो है ये अरेबियन सी वाला है. तो लैंडफॉल मतलब लैंड पे आया गुजरात पे. हम कह रहे हैं तोक्ते साइक्लोन जो था, चक्रवात जो था, वो गुजरात पे आया. हम कह रहे हैं अरेबियन सी से आया, अरेबियन सी में बना था ना. तो जब हम बात करें तोक्ते की, सिर्फ इतना ही जानना कभी काफी नहीं होता है, क्योंकि आप ये समझो कि कोई नाम दिया गया है तो किसी ने नाम दिया होगा, उस नाम का शायद कुछ मीनिंग भी होगा. तो अगर मीनिंग है ये याद रखिए, किसने नाम दिया है, कहां से नाम आया है ये भी याद रखिए. तो साइक्लोन जो है तोक्ते हैज गॉट इट्स नेम फ्रॉम म्यांमार. तो म्यांमार से नाम मिला तोक्ते, और तोक्ते का मतलब है गेको. गेको एक लिजर्ड होती है, छिपकली होती है, लाउड आवाज करती हुई, हाईली वोकल लिजर्ड है गेको. GECKO वो गेको. हम तोक्ते की बात कर रहे हैं. अब ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट थी. गुजरात, अरेबियन सी, 2 बातें. तीसरी बात, म्यांमार से नाम मिला और वो जो नाम है वो एक लिजर्ड होती है गेको. सब याद रखिए, सब याद रखिए. अगला क्वेश्चन देखिए. अच्छा, अब एक और साइक्लोन की बात चल रही है. अब ये साइक्लोन है यास. यास जो साइक्लोन है ये आने वाला है
27-28 तारीख के आसपास बोल रहे हैं ये लैंड पे पहुंचेगा। बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो कोस्टल रीजन है वो उससे अफेक्ट होगा। बे ऑफ बंगाल सुपर इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम बात करने लगे बे ऑफ बंगाल की। पहले हम बात कर रहे थे अरेबियन सी की। अरेबियन सी गुजरात वाला साइड था, यहां पे हम ऑपोजिट साइड पे चले गए हैं। ऑपोजिट साइड बे ऑफ बंगाल वाला साइड है, तो बे ऑफ बंगाल में हम कह रहे हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पे जो है हिट करेगा, यहां के कोस्टल रीजन्स पे पहुंचेगा। नाम साइक्लोन यास है। अब जब हम यास की बात करें तो ये भी नाम कहीं से मिला है, ये नाम मिला है इसको ओमान से। ओमान ने इसको नाम दिया है, इस साइक्लोन को नाम दिया है साइक्लोन यास ओमान ने। अब जब आगे बढ़े तो यास का भी मीनिंग है, जैसे तोक्ते एक लिजर्ड थी गेको, वैसे ही यास भी एक मीनिंग वाला वर्ड है। उसका मतलब है डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पेयर या फिर डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। यास का मतलब क्या है? निराशा। तो याद रखिए, कहने को आपके लिए 1 पॉइंट हुआ, लेकिन मेरे लिए 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, विश्वास करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है ना ऊपर वाला पॉइंट ही पूछा जाएगा। हो सकता है यास का मतलब पूछ लिया जाए, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हर पॉइंट को इंपॉर्टेंट मानिए, चीजें याद करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नए सीएम असम के हिमांता बिस्वा शर्मा। तो हम कह रहे हैं हिमांता बिस्वा शर्मा जो हैं बीजेपी के हैं, नए चीफ मिनिस्टर असम के। जब भी नया अपॉइंटमेंट हो इसे याद रखिए। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के नए एमके स्टालिन, ये डीएमके वाले। डीएमके का अगर फुल फॉर्म याद करना चाहें, द्रविड़ मुनेत्र काजगम। तो हम कह रहे हैं ये जो द्रविड़ मुनेत्र काजगम है ये डीएमके का फुल फॉर्म है। डीएमके के एमके स्टालिन है। कई बार पार्टी पूछ ली जाती है, इसीलिए आपको बता रही हूं। पार्टी याद रखिए, डीएमके करके याद रखिए, फुल फॉर्म याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नए सीएम तमिलनाडु के एमके स्टालिन और नए सीएम असम के नाम है हिमांता बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बात कर रहे हैं पुदुचेरी की। पुदुचेरी के भी नए चीफ मिनिस्टर बने, तो एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी जो हैं ये ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के हैं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के हैं कौन? पुदुचेरी के नए चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी। अब रीअपॉइंट हुए हैं, दोबारा से इन्हें चुना गया है। केरला के सीएम और बंगाल की जो सीएम थी वो तो वापस बन गए ना। पिनराई विजयन जो है जो सीपीआईएम के हैं, वो दोबारा से केरला के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और जब बात करूं टीएमसी मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, वेस्ट बंगाल की बात होने लग गई ना एकदम से, तो ममता बनर्जी एकदम हम कह रहे हैं कि तीसरी बार ममता बनर्जी टीएमसी की वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर दोबारा से बन गई हैं। अब अगर मैं बात करूं गवर्नर की, न्यूज में रहते हैं ये बहुत ज्यादा, इसीलिए जगदीप धनखड़ जो है, जगदीप धनखड़ एक्चुअल में बंगाल के गवर्नर है, वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। न्यूज में रहते हैं इसीलिए इनका नाम पक्का से याद रखिए। कोई ना कोई बात बीच में बोलते रहते हैं और अपने आप को हाईलाइट करवाते रहते हैं। तो जगदीप धनखड़, बार बार बोल रही हूं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर है, नाम मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं। इंटरनेशनल डेज ऑफ फैमिली से स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो है 15 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम फैमिली वाला ही है, इसलिए शायद याद हो जाएगा। फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज थीम किसका? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज का, जो 15 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफो सोसाइटी डे 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इसका एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। इसे याद रखिएगा, एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड अप करना, तो एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई। टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफो सोसाइटी डे 17 मई। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। थीम याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेड क्रॉस या वर्ल्ड रेड क्रेसेंट डे। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस, वर्ल्ड रेड क्रेसेंट, रेड क्रेसेंट वो इस्लामिक नेशन उसे रेड क्रेसेंट बुलाते हैं। 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे या फिर रेड क्रेसेंट डे। इसका थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 मई
वर्ल्ड रेड क्रॉस डे शायद सबको ही पता होता है, अनस्टॉपेबल। हम कह रहे हैं टुगेदर वी आर हैशटैग अनस्टॉपेबल, हम कह रहे हैं टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, ये इसका थीम रखा गया था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, थैलेसीमिया भी डिजीज है, तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है। रेड क्रॉस डे, थैलेसीमिया डे 8 मई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन 22 मई वाले इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का थीम था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं, पहले तो ये वर्ल्ड टेक्नोलॉजी नहीं, नेशनल टेक्नोलॉजी है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम 11 मई को ऑब्जर्व करते हैं। जब हमने इसका थीम रखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, क्योंकि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोला है, तो इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन जिसका नाम था शक्ति, बात हो रही थी, इसलिए आपको बता रही हूं कि नेशनल मतलब इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, टेस्ट ऑपरेशन जिसका नाम शक्ति था, ये पोखरन में हुआ था और 1998 में हुआ था। तो शक्ति 1998 में हुआ था, पोखरन में हुआ था, और शक्ति क्या था, न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन था भारत का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात पे आपको बता रही हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑथर ऑफ वेयर अबाउट्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। झुंपा लाहिरी बहुत फेमस है, आपको बता दूं, खुद ही किताब लिख लेती है किसी और लैंग्वेज में और उसके बाद ट्रांसलेशन भी खुद ही कर लेती है, शी इज दैट टैलेंटेड। तो झुंपा लाहिरी, वेयर अबाउट्स इनकी किताब का नाम है। ऑथर ऑफ ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की किताब जो होती है वो तो ज्यादातर रस्किन बॉन्ड से जोड़ ही लेते हैं हम लोग, तो ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन रस्किन बॉन्ड की किताब। अगला क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, तो एक कोई स्पोर्ट्समैन होगा जो सिलेक्ट किया गया, वो राफेल नडाल हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 इनको ये रैंक अवार्ड मिला है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 नाओमी ओसाका, और नाओमी ओसाका जापान की हैं, इनके बारे में हम वैसे ही बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 का विनर कौन, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। जो नेशनैलिटी लिखी है वो आपको बस पढ़ के सुना रही हूं। ट्रिनिडाद एंड टोबैको में इनका जन्म हुआ था, लेकिन डेनमार्क की भी सिटीजनशिप है इनके पास, तो इसीलिए मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, ट्रिनिडाद एंड टोबैको जो है और इसके साथ ही डेनमार्क की। कौन, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021, देखिए कुछ इंडिया का ओरिजिन तो होएगा ही, नाम से आपको पता चल रहा है, लेकिन जहां पे वो पैदा हुई है और जहां की उन्होंने सिटीजनशिप उनके पास है, हम उसकी बात करेंगे ना, तो उस तरीके से समझिए। वर्ल्ड फूड प्राइज डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड को। उसके बाद 2021 का विटले अवार्ड, विटले अवार्ड एक्चुअल में ग्रीन ऑस्कर्स कहे जाते हैं, तो ग्रीन ऑस्कर्स विटले अवार्ड विनर जो हैं वो नुक्लूफोम, नुक्लूफोम नागालैंड के एक्चुअल में। नुक्लूफोम ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है जरा पढ़िए एक बार। फॉर कंजर्विंग अमूर फाल्कन्स, अमूर फाल्कन्स जो है ये बेसिकली बर्ड्स है, बर्ड को कंजर्व किया जा रहा है। तो अगर कोई रेयर स्पीशीज है, किसी भी तरह का रेयर स्पीशीज है, उसको कंजर्व करने की बात की जाए तो अमूर फाल्कन्स जो है इनको कंजर्व करने की बात, इसके लिए इन्होंने एफर्ट किया। फॉर क्रिएटिंग बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी ओन्ड फॉरेस्ट, तो ये जो है ये बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर और अमूर फाल्कन्स को के कंजर्वेशन के लिए काम किया। नुक्लूफोम नागालैंड के हैं, इन्हें मिला है विटले अवार्ड जिन्हें ग्रीन ऑस्कर्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टैंडर्ड डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस फ्रॉड, अब स्टैंडर्ड का मतलब समझिए कि अगर कोई जनरल इंश्योरेंस वाला है या कोई हेल्थ इंश्योरेंस हैं, अगर उनको ये प्रोडक्ट ऑफर करना है तो ये उनके पास स्टैंडर्ड ही रहेगा, मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन है किसी चीज का। तो इस तरह का स्टैंडर्ड डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस डोमेस्टिक वाला उनको रखना पड़ेगा, उनके पास होना चाहिए।
भारत यात्रा सुरक्षा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो भारत यात्रा सुरक्षा जो है IRDAI ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो बॉडी है, आपको बता दूं, उसने भारत यात्रा सुरक्षा को लॉन्च किया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई से जनरल इंश्योरर्स जो हैं आप लोग रखिए इसको। हम कह रहे हैं आगे जब बढ़ते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन जो है, अगर एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाए तो 1 लाख जो है मिनिमम मिलेगा, कवर ही तो है ना, चाहे डेथ कवर दिया जा रहा हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन पे मतलब एक्सीडेंट पे हॉस्पिटलाइजेशन का कवर दिया जा रहा हो, तो मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 10 लाख का कवर ये हॉस्पिटलाइजेशन पे एक्सीडेंट से हुआ तो। फिर नीचे डेथ कवर की बात लिखी हुई है, अगर आप स्क्रीन पे देखो तो डेथ कवर में कहा जा रहा है कि डेथ कवर 1 लाख का मिनिमम, कवर 1 करोड़ का मैक्सिमम होगा भारत यात्रा सुरक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन IOC ONGC, नहीं आपको ये नहीं सोचना कि कंट्रीब्यूशन दे दिया हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, नहीं जी बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC देगा, और ऑयल PSUs है 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन देंगी बद्री धाम को। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है, आप लोगों में से कितने लोग गए भी होंगे। उसको रीडेवलप किया जाएगा, तो रीडेवलप किया जाएगा तो आपने स्मार्ट सिटी का नाम सुना होगा, उसी तरह का आप स्मार्ट हिल टाउन सोचिए अब बनेगा। और ये स्पिरिचुअल प्लेस है, होली प्लेस है, पायस प्लेस है, तो स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन बनेगा। बद्रीनाथ धाम इज बीइंग रीडेवलप्ड एज स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन। तो ये याद रखिएगा, 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन बद्रीनाथ धाम के लिए दे रहे हैं IOC ONGC और ऑयल PSUs। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ट्रांच ऑफ RBI's GSAP 1.0। अच्छा 1.0 जब लिखा है तो 1.0 का मतलब तो फर्स्ट एडिशन है, पहले वाले की बात कर रहे हैं, मतलब अप्रैल की बात कर रहे हैं। अब मई वाला ये सेकंड ट्रांच है। अगर आपको ट्रांच का मतलब नहीं पता है तो पोर्शन होता है, किश्त, हिंदी में ऐसा समझिए कि आप कह रहे हो कोई पोर्शन है, ट्रांच है। पोर्शन जनरली पैसे वाला पोर्शन जो होता है वो ट्रांच होता है। तो मैंने कहा ना पहली किश्त, दूसरी किश्त, ऐसे समझ के चलिए। तो फर्स्ट ट्रांच जो है RBI के GSAP का 1.0 मतलब फर्स्ट एडिशन अप्रैल, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है हम जो बात कर रहे हैं सेकेंड ट्रांच जो है, हम पहले बात कर लें फर्स्ट वाले की, 25,000 करोड़ जो है GSAP में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम है। ये पहले तो ये सोचिए कि RBI गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को एक्विजिशन एक्वायर करेगा, मतलब खरीदेगा, उसके लिए RBI गवर्नमेंट को पैसा देगा। तो हम कह रहे हैं कि देखिए GSAP लिख दिया कहीं पे, आपको अगर मतलब नहीं समझ में आ रहा है आप क्या करोगे, आप फुल फॉर्म पढ़ोगे। कई बार हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं बट स्ट्राइक नहीं करता है, तो फुल फॉर्म में आपको अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम लिख दिया तब तो और समझ नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम है ये GSAP। तो मैं क्या कह रही हूं, उसमें एक्वायर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एक्वायर कर रहा है RBI गवर्नमेंट से। 25,000 करोड़ पहला वाला ट्रांच है। सेकेंड वाला जो ट्रांच है, सेकेंड वाला जो पोर्शन है RBI जो दे रहा है GSAP का, वो हम कह रहे हैं 35,000 करोड़। तो इतना पैसा RBI दे देगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बच्चे पढ़ करके पता लगाते हैं और बाद में मुझे मेल लिख के और कमेंट्स में ये बोलते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आपके एग्जाम में इतने क्वेश्चंस आए और इतने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, ये भी तो आप समझो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। अच्छा अब गोल्ड में ट्रेडिंग की बात करने लगते हैं। एक्चुअल में ट्रेडिंग वाला पार्ट जो है थोड़ा डिटेल में हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं बॉन्ड्स की बात करिए सिर्फ। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, स्कीम है 2021-22 की। ये स्कीम लॉन्च की। अब आप यहाँ पे क्या करने लगोगे, आप सोना खरीदने लगोगे। आप कहोगे ये तो मेकिंग चार्जेस भी ले लेंगे, सोना है नहीं, सोने के नाम पे बॉन्ड समझिए। जितने का सोना है, सपोज हमने कहा 1 ग्राम की बात करो तो 4,777 रुपए का 1 ग्राम है। ये 1 ग्राम का इशू प्राइस है। तो मिनिमम आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है 1 ग्राम की मतलब 4,777 रुपए की करनी पड़ेगी अगर आप सॉवरेन गोल्ड
बॉन्ड स्कीम को खरीदना चाहते हो, इसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहते हो, जो उसका टेन्योर है वो 8 साल का है, मतलब टाइम पीरियड जो है वो 8 साल का है। इंटरेस्ट रेट जो है 2.5% हर साल, 2.5% पर ईयर जो है आपको मिलेगा। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें एक इंडिविजुअल तो 4 किलो का सोना खरीद सकता है, मतलब 4 किलो का इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है। तो 4 kg एक इंडिविजुअल्स का जो हम कह रहे हैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। याद रखिएगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड चैंपियन की बात होने लगी। रेसलिंग कर रहे हैं तो अर्जुन भुल्लर इनका नाम है। अर्जुन भुल्लर जो है वो इंडो कनेडियन है। एक्चुअल में जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे 2010 में, तब भी इन्होंने यहाँ पर फ्री स्टाइल रेसलिंग में गोल्ड जीता था। तो हम तब तो उनका नाम बहुत सुना नहीं होगा आपने, लेकिन अभी आपको बताऊं और बड़ा काम इन्होंने किया है ना, ये पहले भारत ओरिजिन वाले MMA वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, इसीलिए आपको इनका नाम और ज्यादा याद रखना पड़ेगा। अर्जुन भुल्लर इनका नाम है, इंडो कनेडियन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी के बारे में है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हम करने लगे। इसने प्रपोज किया है कुछ, मतलब कोई ड्राफ्ट जो है वो प्रेजेंट किया है। किस तरह का ड्राफ्ट है, किसके बारे में है? तो सेबी ने कहा कि, मतलब जो सेबी ने फ्रेमवर्क तैयार किया वो कहा कि एक्सचेंजेस जो हैं वो बना सकते हैं। किस तरह की एक्सचेंज आप बना सकते हो? गोल्ड ट्रेडिंग के एक्सचेंज जो है आप वो बना सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो। इसके लिए वो एक फ्रेमवर्क तैयार करके दे रहे हैं। आप ट्रेड करोगे गोल्ड में, गोल्ड ट्रेडिंग होगा। किस फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स की फॉर्म में होगा। क्या? गोल्ड में ट्रेडिंग इन एक्सचेंजेस के ऊपर सेबी का फ्रेमवर्क है। ये सेबी ने आपको क्या दिया है? एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया है। अब मैं एक बात बोलूं आपको, अगर आपको मेरी बात समझ में ना आए तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, आपको क्या मिलता है रिटर्न में? शेयर्स मिलते हैं ना। तो सिमिलरली जब आप गोल्ड में पैसा लगाओगे तो आपको कुछ रिटर्न में मिलना भी तो चाहिए। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? जैसे आपने स्टॉक्स में लगाया, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, आपको शेयर्स मिले। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो गोल्ड में, आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया। तो गोल्ड में जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड एक्सचेंजेस में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, ई गोल्ड रिसीट्स, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। रिसीट मतलब रिसीविंग, जो आपको मिली आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने पे। अब जब हम बात करेंगे प्रपोज्ड EGR की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो है, प्रपोज्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो है, किस डिनोमिनेशन में आप इस पे ट्रेड कर पाओगे? तो आप 1 किलो में इस पे ट्रेड करो, आप इसमें 100 ग्राम पे ट्रेड करो, ये डिनोमिनेशन है। 50 ग्राम में ट्रेड करो, 5 ग्राम और 10 ग्राम जो है ये बेस्ड ऑन कंडीशंस है। तो ये डिनोमिनेशंस है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जिनमें आप इन पे ट्रेड कर सकते हो। वोल्ट मैनेजर्स जो है ये सेबी के इंटरमीडियरीज की तरह ही होंगे, मतलब इनके पास ऐसे रजिस्टर्ड होंगे। वोल्ट मैनेजर्स कौन होंगे? सेबी के इंटरमीडियरीज की तरह ही रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन होंगी। आप ये समझ रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। इंडिया और यूके ने अडॉप्ट किया रोड मैप 2030। ऐसी बातें चल रही थी ना इंडिया और यूके का। आप ये समझिए एक वर्चुअल समिट हुआ। वर्चुअल समिट में बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी, बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी ये प्रेजेंट हैं। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दो नेशन के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, यूके के प्रधानमंत्री बैठे हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो हम कह रहे हैं कुछ टाइज की बात होगी, कुछ अग्रीमेंट होगा, ट्रीटी साइन होगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो रोड मैप 2030 हम कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इंडिया यूके एलिवेट करेगा बायलैटरल टाइज को, वही जो मैं आपको सुना रही हूँ, अच्छी अच्छी बातें। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पहले इन्होंने लॉन्च किया एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप। एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप जो है इन्होंने लॉन्च किया है इस वर्चुअल समिट के अंदर। हम कह रहे हैं साइन किया है कुछ। साइन क्या किया? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट को, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप को साइन किया है, इस अग्रीमेंट पे साइन किया है, इस अग्रीमेंट को साइन किया गया है ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग इंडिया एंड यूके वर्चुअल समिट। और प्रधानमंत्री मैं आपको बोरिस जॉनसन पहले ही बता चुकी हूँ यूके के। अगला क्वेश्चन देखिए।
इंडिया और यूरोपियन यूनियन लीडर्स, तो यूरोपियन यूनियन में 27 नेशंस हैं, 27 कंट्रीज इसका पार्ट हैं। अगर आप लोएस्ट पॉइंट देखोगे तो वो आपको यही बता रहा होगा। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 कंट्रीज हैं और हम कह रहे हैं जो इसका मीटिंग है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनका मीटिंग होस्ट किया था पोर्टुगल ने। किसने होस्ट किया था? पोर्टुगल ने। क्वेश्चन ना खुद आप पढ़ के पता लगाओ कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पोर्टुगल होस्ट कर रहा था इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की मीट को। यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो चार्ल्स माइकल हैं। चार्ल्स माइकल जो हैं हम कह रहे हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद जब मैं बात करूं यूरोपियन कमीशन की, एक्चुअल में ये बेल्जियन पॉलिटिशियन है चार्ल्स माइकल जिनकी बात मैं कर रही हूँ, और नीचे वाली जो है वो जर्मन पॉलिटिशियन है। किनकी बात मैं कर रही थी? यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट की। नाम इनका उर्सुला वॉन डेर लियन। उर्सुला वॉन डेर लियन जो है ये जर्मनी की हैं, ये याद रखिएगा। और ये बात जो लोएस्ट पॉइंट था 27 कंट्रीज वाली, ये मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ क्योंकि यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ मीटिंग हुआ है। थोड़ी सी डिटेल उनके प्रेसिडेंट्स के बारे में भी ले लीजिए, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के। अगला क्वेश्चन देखिए, सीईओ ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। बैड बैंक कहते हैं इसको। हम कह रहे हैं पहले आप सिर्फ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सुनते थे, अब आप नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सुन रहे हो। मतलब ऐसा नार्क कह के आपको उसको हर जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। तो सीईओ ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नार्क, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। बैड बैंक, इतने सारे एनपीएस होते हैं, आप कह रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए? रेजोल्यूशन चाहिए ना, कैसे आप पैसा निकालोगे जो लोन्स डिफॉल्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे तरीके निकाले जाएंगे। हम कह रहे हैं नार्क, उसी चीज से रिलेटेड। नाम है इनका पद्म कुमार एम नायर। एसबीआई के पद्म कुमार एम नायर जो है, इन्हें इस नार्क का सीईओ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेवी ऑपरेशन चलाया। इंडियन नेवी ने ऑक्सीजन ला रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स ला रहे हैं, हम कह रहे हैं इंडिया में पहुंचा रहे हैं, और उस ऑपरेशन का नाम सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है, इस ऑपरेशन का नाम है जो भारतीय नेवी नौसेना ने चलाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर घर जल, चौथे नंबर का हर घर जल। तो हर घर जल, अब ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को आप मिला के बात करिए तो पुदुचेरी आप खुश हो जाएंगे सुन के। एक्चुअल में जो चौथा नंबर है ये पुदुचेरी ऐसा यूटी बन गया है जो हर घर जल पहुंचा पाया है। पहला गोवा था, मेरे ही वीडियोस में आपने कुछ वीडियो पहले सुना होगा। यहां पर आप ये समझिए ना, हर 100% टैप वाटर जो है रूरल एरियाज में अगर ये अपने पहुंचा देते हैं तो हम कहते हैं हर घर जल पहुंच गया। पहले नंबर का तो गोवा था, दूसरे नंबर का तेलंगाना बन गया था, तीसरे नंबर का अंडमान एंड निकोबार बन गया था, चौथे नंबर का पुदुचेरी बन गया है। तो चौथे नंबर का हर घर जल पुदुचेरी, और मिनिस्टर जो है जल शक्ति के गजेंद्र सिंह शेखावत है। यहाँ पे मैं वीडियो रैप अप करूंगी। अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ आया होगा तो आप इंग्लिश वाले सेशन पे स्विच कर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।